बढ़ती हुई। और इस बीच हमारे साथ रैली गेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं। राजेंद्र प्रसाद अटल ने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एनबीसीसी पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 1000 शेयर हैं और इनका बाइंग प्राइस है 95 का। बताइए क्या करना चाहिए? अच्छा खासा नुकसान यहां पर हो रहा है। अजीत जी। शुक्रिया प्रशांत। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को, ईटी नाउ सुदेश के सारे व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अटल जी को मेरा ये कहना होगा कि अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कुछ टाइम से थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिख रही है मिड और स्मॉल कैप स्पेस में भी। और उसकी तरह जैसे अगर हम बात करें तो एनबीसीसी में भी एक रीबाउंड का अटेम्प्ट दिखा है, जहां पे कि स्टॉक ने एक 72 तक के लेवल्स को टेस्ट करने के बाद अपने मीडियम टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ टाइम आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले, और जब भी आप उसमें 82 के लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर एक बार को जो इनका बाइंग एरिया है वहां पे ये स्टॉक आपको नजर आता है, शायद ट्रेड करते हुए नजर आ जाए 90 के अराउंड। तो उन एरियाज के पास मेरी रिकमेंडेशन होगी निकलने के लिए, क्योंकि जस्ट एक रीबाउंड है अभी मार्केट में, अपने को पता नहीं है कि और कितने डाउन लेग्स हैं। तो इस रिकवरी को यूटिलाइज करना है आपको एग्जिट करने के लिए। और साथ ही साथ क्योंकि मार्केट में जरूरी नहीं है कि एक रीबाउंड आए ही, तो नीचे के लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पे 74 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें। अगर वो ब्रेक होता है तब भी आपको एक बार निकलना चाहिए। तो यहाँ पे अजीत जी की तरफ से इंपॉर्टेंट लेवल्स एनबीसीसी पे आते हुए आपको, तो चलिए। आदिल मलिक हमारे एक दर्शक हैं यूट्यूब पर, इन्होंने सवाल पूछा है एशियन पेंट्स को लेकर। और उनका सवाल यह है कि एशियन पेंट्स को जो है वो इन स्तरों पर क्या और ज्यादा ऐड करना सही रहेगा? वैसे 451 के हिसाब से इन्होंने 100 शेयर पहले से लिए हुए हैं और ये जानना चाहते हैं कि किन स्तरों पर और ज्यादा एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अजीत बताएं, क्या राय बन रही है आपकी? प्रशांत, सबसे पहले तो कि इतने नीचे के स्तर पे उन्होंने बाय किया और अभी तक होल्ड कर रहे हैं, ये दिखाता है कि उनका विश्वास है कंपनी में। नो डाउट पेन काउंटर्स में काफी हद तक चैलेंजेस देखने को मिले, जब बीच में अभी क्रूड में रफ्तार पकड़ी थी, अब वो थोड़ी थोड़ी सबसाइड हो रही है। बट कंपटीशन चैलेंजेस अभी भी हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अक्रॉस दी बोर्ड इन्हें सबड्यूड परफॉर्मेंस रही है मोस्ट ऑफ दी पेन काउंटर्स में। तो अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से हमने देखा है कि क्रूड में जो डिप आया है, जिसकी वजह से एक रिबाउंड जरूर देखने को मिला है स्टॉक में, क्योंकि इनका बहुत लंबी अवधि का नजरिया है। मींस काफी लंबे टाइम से, मैं अगर सही कह पा रहा हूं तो शायद 2012 से ये इन्वेस्टेड है, 2012-13 के जोन से। तो अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा और वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का, बिकॉज हो सकता है इनको थोड़े से और बेटर लेवल्स मिल जाए। एक बार को 2000 के पास के लेवल्स करीब 10% और नीचे अगर ये मिलता है तब, या फिर एक बार को रिकवरी के केस में 2600 के ऊपर निकले तब। अदरवाइज ये टाइम करेक्शन में काफी लंबे टाइम के लिए भी और स्पेंड कर सकता है। तो मेरी राय होगी कि अभी वेट एंड वॉच भी रखिए। वॉच यहाँ पर रखना होगा। और लेकिन इसी बीच अजीत जी आपके पास आना चाहूंगा, जरा निफ्टी आईटी इंडेक्स पर नजर डालिए। यहाँ पर अगर आज देखें तो वैसे तो सिर्फ 0.3% की ही बिकवाली होती हुई नजर आ रही है, लेकिन पिछले कुछ सेशन से देखे तो इसमें बिकवाली काफी होती हुई दिख रही है। अगर 52 वीक हाई से देखे तो वहां से तो कुछ 21-22% गिर चुका है, खासकर यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स पर। बताइए आपकी क्या राय बनती है? बिल्कुल अंश, देखिए यहाँ पर जब हम मार्केट की कवरिंग की बात कर रहे थे, रीबाउंड की बात करते हैं, तो दो सेक्टर बेसिकली जिनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है मार्केट में, कंसिडरिंग देयर वेटेज, बैंकिंग और आईटी। तो इस पूरी करेक्शन में एक टाइम ऐसा था कि केवल ये दो सेक्टर थे जहां पे कि आपको एक स्ट्रेंथ, कंपैरेटिवली हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही थी कि ये कम गिर रहे थे। बट पिछले करीब 3-4 हफ्तों से आईटी में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, खासतौर से आईटी मेजर्स जो बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं उसने जो टेक्सचर था आईटी इंडेक्स का वो गड़बड़ा दिया है। क्योंकि 37,000 का जोन था आईटी इंडेक्स में, जहाँ पे कि 100 EMA प्लेस थी, और साथ ही साथ इनके जो प्रीवियस कंसोलिडेशन का जो नेकलाइन एरिया था वो भी। तो वो दोनों ही लेवल्स को ब्रेक कर देना, और इस वीक भी करीब 4.5% के कट के साथ अभी ये ट्रेड कर रहा है।
तो ये तो इंडिकेशन है कि शायद कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आपको अभी प्रेशर कंटिन्यू होते नजर आए और अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए नजर आए। तो एज अ ट्रेडर मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आपको अवॉइड करना है आईटी में बाय करने के लिए। लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली आप इस करेक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं टू एक्यूमुलेट क्वालिटी नेम्स, लार्ज कैप वाले जो है आपके एचसीएल टेक, टीसीएस, इन सब बड़े नामों में। बट शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली आपको अवॉइड करना है कोई भी लॉन्ग पोजीशन आईटी काउंटर्स में। तो ये है रणनीति आपको विस्तार से मिलती हुई एक नजरिया हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अजीत जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। आमतौर पर हम देखते हैं कि निवेशक जो होते हैं वो कई बार जो है वो कंपनियों के फंडामेंटल या किसी तरह के न्यूज से जो है वो बहुत दूर रह जाते हैं, वो उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं या उससे जुड़ी जो दिक्कतें हैं, चिंताएं हैं, उसको सही तरीके से डिकोड नहीं कर पाते। तो वो काम अब हम रेगुलर करने वाले हैं, इस तरह की कंपनियों को फोकस में लाकर। हमें बताइए कि आमतौर पर जब आप मार्केट में किसी कंपनी का चुनाव करें, आप किसी कंपनी को अपने निवेश के नजरिए से बेहतर बनाने के इरादे से जोड़ना चाहें, तो किन किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल प्रशांत, देखिए सबसे पहले तो आपकी और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के जैसे पोर्टफोलियो देखेंगे खासतौर से हर एक डिक्लाइन के बाद, तो उसमें उनको एक सेट ऑफ शेयर्स आपको नजर आएंगे जो कि आप या तो ट्रेड नहीं करते हैं, बहुत लंबे अवधि से उन्होंने होल्ड कर रखा है, या फिर प्राइस अब कुछ बचा नहीं है उनमें। तो ये बेसिकली जो वीडिंग का जो प्रोसेस है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए कि अगर आपने कोई स्टॉक इन्वेस्ट किया है और कोई रीजन की वजह से इन्वेस्ट किया है तो उसको रीवैल्यूएट करना एक रेगुलर इंटरवल पे। जैसे अगर आपके बहुत लंबी अवधि का नजरिया है तब भी मैं कहूंगा कि 6 महीना साल भर के अंदर आपको एक बार पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। और खास तौर से देखिए यहाँ पे प्रशांत, जैसे कि आपने बताया कि लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। तो इस तरीके की कंपनी में जाना जहाँ पे कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और वो उतना यूजुअली ट्रैक में नहीं रहता स्टॉक, तो एक मार्केट कैप का अगर आप एक पैरामीटर ले लेते हैं कि मैं 10,000 20,000 करोड़ से कम की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं आप बच जाते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बहुत छोटी कंपनीज हैं जहाँ पे कि आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, और स्टेबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल्स के, और कंपनी मैनेजमेंट के बारे में भी आइडिया नहीं है, तो काफी हद तक एक आप उस चैलेंज से बच जाते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और बाजार में अगर बेसिक्स को आप थाम के रखेंगे तो बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएंगी। शुक्रिया करेंगे अजीत जी, शुक्रिया करेंगे सचिन, और आप दोनों को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल इस खास शो में मुझे और मेरे सहयोगी अंश को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन इसी नाउ